हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं चाणक्य भारत एक खोज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैंने एक वीडियो देखी और मतलब बहुत ही अजीब सा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया होगा इस तरह से वो वाक्य हुआ जो हमारे महान इतिहासकार रही हैं वो इस वीडियो में हमें दिखाई देने वाली हैं और वो हमें बहुत ही बड़ा ज्ञान देने वाली हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देखिए और फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। For instance, the most recent work on this has been in a section of the Mahabharata, the Shanti Parvan, when one of the heroes, Yudhishthira, is asked to take over the kingship. And he says, no, I don't want to be king, I want to be a renouncer, I'm going away. And he is then persuaded slowly and gradually. And the whole discourse is one on kingship and renunciation, which is of course a fundamental discourse in Buddhism, power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthira had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king, I would rather not have the power but be an ascetic and have a different kind of authority altogether. Because let's not forget that in Indian society, renouncers and ascetics were not people who just disappeared on the wayside. They were people of authority. तो अभी हमें एक महान इतिहासकार रोमिला थापर जी ने बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया। उन्होंने अभी किंगशिप और रिनाउंसिएशन की बात की। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि अशोका और युधिष्ठिर में समानता है। बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि शायद युधिष्ठिर और अशोका में समानताएं हैं। जिस तरह से युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद थोड़े वर्षों के लिए राज किया और उसके बाद उन्होंने राज्य का त्याग करके अपने भाइयों और पत्नी के साथ हिमालय की वाट पकड़ ली मोक्ष के लिए, वैसे ही अशोका ने भी कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने अपने राज्य को pretty much त्याग ही कर दिया और फिर शांति का संदेश पूरे भारतवर्ष में फैलाया। पर असल प्रॉब्लम तो ये है कि हमारी जो महान इतिहासकार रोमिला थापर जी हैं वो मानती हैं कि युधिष्ठिर ने किंगशिप के बाद रिनाउंसिएशन का संदेश अशोका से लिया। अब हम सबको पता है, मतलब अब भारत के छोटे बच्चे से भी पूछ ले तो उसे भी पता है कि अशोका युधिष्ठिर के बाद हुए, ना कि युधिष्ठिर से पहले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि युधिष्ठिर ने अशोका से संदेश लिया कि किस तरह से अपनी राजकीय सत्ता का त्याग करते हैं। मुझे तो यहाँ पे वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम ऐसे महान इतिहासकारों को एक्सपोज करते रहें। अब मैं आपको यहाँ पे पूरे फैक्ट्स के साथ बताता हूँ कि युधिष्ठिर कब पैदा हुए होंगे और अशोका कब पैदा हुए, ताकि हम इन महान इतिहासकारों का पर्दाफाश कर सके। ये तो हम सबको पता है कि युधिष्ठिर महाभारत के एक मुख्य पात्र रहे हैं। तो हम महाभारत कब हुआ उसकी डेट देखने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पे कुछ रिनाउंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन का नाम लेकर उनके अनुसार महाभारत का युद्ध कब हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो पीवी वर्तक उन्होंने कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध लगभग 5561 BCE में होना चाहिए। पीवी हॉली ने बताया कि महाभारत का युद्ध शायद 3143 BCE में हुआ होगा। आइहोल कर्नाटक ये एक जगह है, वहाँ पर से कुछ इंस्क्रिप्शन मिले जिन्हें बाद में आइहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो उस इंस्क्रिप्शन के अनुसार कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ वो लगभग 3102 BCE में होना चाहिए। के सदानंद ने भी बताया कि युद्ध लगभग 3067 BCE में हुआ होगा। BN आचार्य ने बताया
कि महाभारत का युद्ध 3067 BCE में हुआ होगा। एस बालाकृष्णन उन्होंने लूनर इक्लिप्स की कैलकुलेशन करके बताया कि युद्ध शायद 2559 BCE में हुआ होगा। RN अयंगर ने भी अपने अनुसार इक्लिप्स की गणना करके बताया कि युद्ध शायद 1478 BCE में हुआ होगा। PR सरकार ने भी बताया कि युद्ध शायद 1298 में हुआ होगा। VS दुबे ने बताया कि युद्ध 950 BCE में हुआ होगा और वेदवीर आर्य ने बताया कि युद्ध की डेट शायद 3162 BCE में हुई होगी। तो लगभग सारे हिस्टोरियंस के अनुसार युद्ध समवेयर अराउंड 3000 BCE के आसपास हुआ होगा, पर हम यहाँ पे जो सबसे नज़दीकी डेट है 950 BCE उसको हम रखते हैं अभी। अब हम देखते हैं कि अशोका का जन्म कब हुआ। तो अशोका का जन्म समवेयर अराउंड 304 BCE में हुआ है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन शुरू होता है उसकी डेट भी ले तो वो समवेयर अराउंड 322 BCE है, यानी कि 322 BCE। अब हमें समझना पड़ेगा कि BCE कैसे वर्क करता है, क्योंकि BCE में जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि जो साल होता है BCE में वो काउंट बैकवर्ड होता है। तो जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो 300 होता है फिर आता है 299, 298, 297, उस तरह से ऑल द वे टू ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद फिर AD शुरू होता है और फिर AD में हम रेगुलरली जैसे काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, और जैसे हम आज भी 2020, 2021 उस तरह से फिर काउंट होता है। तो अब आप दो डेट लें। 950 BCE जो सबसे नज़दीकी डेट कहती है कि महाभारत का युद्ध तब हुआ होगा, और अशोका का जन्म जो 304 BCE में हुआ है। अब कौन सी डेट सबसे पहले आती है? जैसे मैंने आपको बताया कि BCE में जो सबसे ज़्यादा बड़ी डेट है वो पहले आती है, तो उस हिसाब से तो युधिष्ठिर ऑब्वियसली पहले आए और उसके बाद अशोका आए, पर नहीं, हमारे तो महान इतिहासकार रोमिला थापर जी बहुत ही महान है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही और वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू।